लोग अक्सर प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों से बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो इससे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी धोखा खा जाते हैं। तो चलिए, आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको हर तरह की संपत्ति और उसमें आपकी हिस्सेदारी के बारे में आसान शब्दों में समझाती हूँ। पर इससे पहले कि आगे चलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और ऑल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार, मैं सुप्रभा और आप देख रहे हैं जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत। प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर फादर से मिली होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो आपके बाप दादा से आपको मिलती है वो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होती, वो होती है आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने समझा था एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का मतलब, वो था को-पार्टनर। को-पार्टनर, तो को-पार्टनर होता क्या है? तो सपोज कीजिए मिस्टर ए हैं, ये उनके बेटे हैं, उनके बेटे के एक बेटा एक बेटी है, सन एंड डॉटर। उनके सन का एक और बेटा है, इनकी डॉटर का एक बेटा है, और इनके बेटे के फिर एक बेटा है, और इनकी यहां पर जो बेटा है उसका एक बेटा और एक बेटी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी जनरेशन हो गई? ये हो गई 4 जनरेशन। एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन। तो को पार्टनर्स क्या होते हैं? ये पहली 4 जनरेशन में जो है प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी, तो ये कहलाएंगे को पार्टनर्स। तो को पार्टनर्स कौन हो गए? ए, एस एंड दीज टू एंड दीज टू, दीज विल बी द को पार्टनर्स। यानी कि इस प्रॉपर्टी में, इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये को पार्टनर्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि पहली 4 जनरेशन ही को पार्टनर्स में आती हैं। भले ही 5th 6th 7th 8th कितनी भी जनरेशन हो, लेकिन पहली 4 जनरेशन को पार्टनर्स में आएंगी। और मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर 4th जनरेशन में इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर पहले 3 को पार्टनर्स हो जाएंगे। अगर 3 की मृत्यु हो जाती है, 3rd जनरेशन वाले की, तो को पार्टनर्स फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल सेकंड वाले की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर को पार्टनर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन वाला हो जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, फर्स्ट जनरेशन वाले की मृत्यु हो जाती है, तो फिर को पार्टनर के लिए एलिजिबल 5th जनरेशन वाला हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने बताया कि ये तो पहले को पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहली 4 जनरेशन है। लेकिन अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उस केस में को पार्टनर हो जाएंगे ये, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद इसके कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। यानी कि को पार्टनर्स कौन है? जो कि 4 जनरेशन है, ओनली 4 जनरेशन। एक और बात मैं आपको बताऊं कि 2005 से पहले, 9 सितंबर 2005 से पहले डॉटर्स जो थी वो को पार्टनर्स नहीं होती थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सितंबर 9, 2005 के बाद डॉटर्स को भी को पार्टनर्स बना दिया गया। इसका अर्थ क्या है कि डॉटर्स की का भी हिस्सा होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ऑलराइट, तो डॉटर्स आर ऑल्सो को पार्टनर्स, ये बात हमने ध्यान रखनी है। और एक और चीज हुई थी 2005 में, उसमें ये हुआ था, ऑन डेथ ऑफ को पार्टनर्स हिज इंटरेस्ट टू डिवॉल्व बाय विल और सक्सेशन। क्या अर्थ है इसका मतलब? इसका मतलब है कि अगर वो विल लिखकर नहीं गया है, ठीक है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, पहले क्या होता था, वो अगर विल लिखकर नहीं गया और उसकी मृत्यु हो गई
तो जितने भी बाकी को पार्टनर्स होते थे उनमें उसकी प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। लेकिन 2005 में जब ये अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में, तो उसमें बोला गया कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पार्ट होगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो किस तरीके से हिस्सेदारी दी जाएगी, उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से। उनका जो पार्ट होगा उसकी हिस्सेदारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से दी जाएगी। और वो किस तरीके से होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें फिर क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर, देन एग्नेट, कॉग्नेट एंड देन एस्चीट, उस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी होगी। पहले क्या होता था, पहले बाकी लोगों में बढ़ जाती थी, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट किया और उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस तरीके से डिवाइड होगी, इस तरीके से उनमें हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये अमेंडमेंट हुआ। अब हमने ये जान लिया कि डॉटर्स तो को पार्टनर्स हैं और बेटे भी को पार्टनर्स हैं, लेकिन अभी भी एक जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये है कि क्या डॉटर्स के बच्चे भी को पार्टनर्स होंगे या नहीं होंगे। तो इस पे अभी डिबेट चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर इस पे कोई कोर्ट केस हो और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई हमारे को जजमेंट दे। तो अभी ये बात अभी चल रही है। तो हमने ये समझा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को पार्टनर्स क्या होते हैं। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि एक चार्ट से समझते हैं कि किस तरीके से पार्टीशन होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उससे आपको ज्यादा क्लियरली और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें दो चीजें जाननी है। एक है इंटरेस्ट, पहला है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, तो जब ये को पार्टनर्स हैं, इनके पहली 4 जनरेशन जो है वो को पार्टनर्स हैं, तो इनमें जो इंटरेस्ट होगा वो सबका होगा बराबर। कहने का क्या अर्थ है, सबका बराबर का हित होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको लूं 1 2 3 4 5 6, किसी एक घर में 6 कमरे हैं सपोज कीजिए, तो उन 6 कमरों में इंटरेस्ट सबका होगा, इन 6 लोगों का होगा। लेकिन अभी ये नहीं डिसाइड हुआ कि किसका कौन सा कमरा होगा। वो कब डिसाइड होगा, वो डिसाइड तब होगा जबकि उनमें पार्टीशन होगा। तो वो हमने जानना है कि पार्टीशन किस तरीके से होता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पार्टीशन होना था, ये 3 जनरेशन्स हैं। मिस्टर ए थे, फर्स्ट जनरेशन के मेंबर थे, उनकी 2 लड़कियां थी D1 एंड D2, और उनके 2 लड़के थे S1 एंड S2। इनमें इनका जो पहला बेटा था S1, इनकी 2 बेटियां थी D1 एंड D2, और एक उनका बेटा था S1। तो S1 जो इनका बेटा था, इनके बेटे का बेटा, इसने पार्टीशन की मांग करी। अब वो पार्टीशन की मांग कर भी सकता है क्योंकि वो एक को पार्टनर है। हमने बताया था कि पहली 4 जनरेशन जो होती हैं वो को पार्टनर्स होती हैं और उनमें प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो सकती है। तो इसने बोला, मतलब मिस्टर ए के पोते ने बोला कि पार्टीशन कराओ। तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अब पार्टीशन होगा। तो जब पार्टीशन होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो आपको यह समझना है कि ये पार्टीशन जो होता है ये होता है पर स्ट्रिप एंड नॉट पर कैपिटा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा तो पहले हमेशा पहली 2 जनरेशन को लिया जाएगा, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, पहले उनके बीच में पार्टीशन होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर पार्टीशन नेक्स्ट में आना है तो फिर सेकंड और थर्ड जनरेशन का पार्टीशन होगा। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हुआ कि इन्होंने क्योंकि पार्टीशन की मांग करी, तो चलिए अब पार्टीशन हो गया। तो हमने पहली 2 जनरेशन को लेना है पार्टीशन के लिए।
तो मिस्टर ए थे, ठीक है, और उनकी 2 बेटियां हैं और उनके 2 बेटे हैं। पार्टीशन के लिए अब ये एलिजिबल है, ठीक है। तो जो S1 थे, क्योंकि वो को पार्टनर्स थे, इसलिए उन्होंने पार्टीशन की मांग की थी। लेकिन जो इनकी वाइफ है, मिस्टर ए की वाइफ है, ये को पार्टनर नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा एक्ट ये कहता है कि अगर पार्टीशन की मांग होती है को पार्टनर के द्वारा, तो मिस्टर ए की वाइफ भी एलिजिबल हो जाएगी शेयर के लिए, इक्वल शेयर के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे मिस्टर ए की वाइफ भी एलिजिबल हो जाएगी। तो हमारा एक्ट क्या कहता है कि जो मिस्टर ए की वाइफ है वो को पार्टनर नहीं है, ठीक है, और वो पार्टीशन की मांग भी नहीं कर सकती क्योंकि वो को पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर पार्टीशन की मांग उठती है तो उसको उसका इक्वल शेयर मिलेगा पार्टीशन के वक्त जो होगा। ओके, तो जब पार्टीशन की मांग हुई और 2 जनरेशन के बीच पार्टीशन हुआ, तो अब आप ये देखिए कि कौन कौन को पार्टनर है जिनको की इक्वल शेयर मिलेगा। वो कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 मेंबर्स हैं जिनमें वो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि 1 है प्रॉपर्टी, तो यानी कि 1/6 शेयर हर किसी को मिलेगा, ठीक है। तो 1/6 शेयर ए को मिला, 1/6 शेयर इनकी वाइफ को मिला, 1/6 शेयर 2 डॉटर्स को मिल गया, और लाइकवाइज सन को भी 1/6 शेयर मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मांग तो इन्होंने की थी पार्टीशन की, तो अब इनको मिलना था। तो वो किस तरीके से होगा? अब जो इनके बेटे हैं, मिस्टर ए के जो बेटे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें पार्टीशन होगा, क्योंकि मांग इन्होंने की है पार्टीशन की। तो हमने 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन को ले लिया, क्योंकि हमने कहा है कि हम पर स्ट्रिप पार्टीशन करेंगे। तो अब 1st और 2nd जनरेशन का तो पार्टीशन हो गया, अब 2nd और 3rd जनरेशन को लिया। 2nd और 3rd जनरेशन में भी जो ये S1 है, इनके जो बेटे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन होगा अब, ठीक है। तो उनका पार्टीशन हुआ, तो उनके कितने मेंबर्स हो गए जिनमें पार्टीशन में प्रॉपर्टी के शेयर मिलेगा? वो होगा इनका खुद का, इनकी 2 लड़कियां और इनका एक लड़का, ठीक है। यानी कि 1/4 शेयर इनको इन चारों में बटेगा इनकी प्रॉपर्टी का। इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी? इनकी प्रॉपर्टी 1/6 थी। 1/6 का 1/4 पार्ट, यानी कि 1/24 शेयर हर किसी में इक्वली बटेगा। तो अभी तो हमने ये देखा कि पार्टीशन किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल में पार्टीशन किस तरीके से हुआ उसको चलिए हम जान लेते हैं। क्यों कह रही हूं मैं ये बात? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसमें 3 चीजें अभी आनी है। वो क्या आनी है? एक तो मिस्टर ए की डेथ हो गई थी, मिस्टर एस की डेथ हो गई थी, यानी उनके बेटे की डेथ हो गई थी, और तीसरा हमें यह ध्यान रखना है कि इनके बेटे की भी एक वाइफ है, ठीक है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली शेयर दिया गया था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने टोटल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का 300 करोड़ रुपीस का एक फिगर ले ली है। ये फिगर एक्चुअल में थी नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया ताकि आसानी रहे। तो हम ये मान लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी जो थी, टोटल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 300 करोड़ की थी। अब 300 करोड़ रुपीस का पहले इनको शेयर देना है, तो किस तरीके से देना है? हम पहला केस ले रहे हैं कि मिस्टर ए की डेथ हो गई, ठीक है। तो मिस्टर ए की डेथ हो गई, इन्होंने कोई विल लिखी नहीं थी, तो अब प्रॉपर्टी को बंटवारा करना था। तो किस तरीके से बंटवारा होगा? तो इसका बंटवारा होगा नोशनल पार्टीशन की तरह। अब नोशनल पार्टीशन होता क्या है ये मैं आपको समझा देती हूं। तो नोशनल पार्टीशन और कुछ नहीं है, एक्चुअली ये है कि अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे, उसकी मृत्यु के 1 घंटे पहले
हमने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। तो पार्टीशन जब हो गया उसकी मृत्यु से 1 घंटे पहले, तो अगर 300 करोड़ रुपए है तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि 6 लोग थे जिनमें की शेयर जिनको मिलना था इक्वल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 300 करोड़ रुपीस था। तो 300 करोड़ रुपीस का 1/6 शेयर कितना होता है? 50 करोड़। यानी कि सब में 50-50 करोड़ रुपए इक्वली बट गया। मिस्टर ए के पास 50 आ गया, उनकी वाइफ के पास 50 आ गया, उनकी दोनों बच्चियों के पास 50-50 करोड़ आ गए, और उनके दोनों बेटों के पास 50-50 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। अब मिस्टर ए की तो मृत्यु हो गई है, उनके 50 करोड़ का क्या होगा? तो उनके 50 करोड़ रुपए किस तरीके से दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे इस तरीके से, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी कि उनके क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर, एंड देन कॉग्नेट एंड एग्नेट एंड देन एस्चीट के हिसाब से दिए जाएंगे। तो हमारे यहां पर सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके क्लास 1 ईयर मौजूद थे। तो चलिए ढूंढिए कि इनके क्लास 1 ईयर कौन कौन थे उस वक्त। तो इनके 50 करोड़ रुपए थे। तो इनके क्लास 1 ईयर कौन हो गए? इनकी वाइफ, इनकी दोनों बच्चियां और इनके दोनों बेटे, ठीक है। तो अब इनके पास थे 50 करोड़ रुपए। उनको लेने के हकदार कौन कौन थे? 1 2 3 4 5, 5 लोग उसको लेने के हकदार थे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो 50 करोड़ थे, 5 लोग थे, तो 1/5 शेयर हर किसी के पास गया। तो कितना आ गया? 1/5 50 करोड़ का होता है 10 करोड़ रुपए। यानी कि 60 करोड़ रुपए मदर, इनकी वाइफ के पास आ गए, 60 करोड़ रुपए इनकी बेटी के पास आ गए, पहली बेटी के पास 60 करोड़, दूसरी बेटी के पास आ गए 60 करोड़, बेटे के पास आ गए, और दूसरे बेटे के पास 60 करोड़ रुपए आ गए। तो अभी हमने ये केस लिया कि A1 की डेथ के बाद उनका शेयर कितना होगा और किस किस के बीच में बटेगा, ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं कि S1 की भी डेथ हो गई है, तो उनका शेयर किस तरीके से बटेगा। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। नोशनल पार्टीशन हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी में अलग अलग शेयर आए, उसके बाद फिर क्लास 1 ईयर के हिसाब से इनके पास 60-60 करोड़ आ गए। अब मिस्टर एस जो थे, S1 जो थे इनके बेटे, इनके पास 60 करोड़ रुपए थे। सिचुएशन ये थी। तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनका शेयर किस तरीके से जाएगा? वही फॉर्मूला लगाया जाएगा इसमें, नोशनल पार्टीशन का। यानी कि हम ये मान लेंगे कि इनकी मृत्यु से 1 घंटा पहले पार्टीशन हो चुका था इनकी प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो कितने हिस्से हो गए? उनके पास थे 60 करोड़ रुपए। तो कितने हैं उनके लेने वाले, कौन कौन है उनमें? वो खुद, उनकी वाइफ, उनकी दोनों बेटी और उनका बेटा। इसका मतलब यह है कि 5 हिस्से उनकी प्रॉपर्टी के किए जाएंगे। तो उनके पास थे 60 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उनके जो थे वो 5 से डिवाइड करेंगे, 1/5 शेयर हर किसी के पास आएगा। इसका मतलब यह है कि 12 करोड़ रुपए हर किसी के पास 12-12 करोड़ रुपए आएंगे। 12 करोड़ रुपए उनके हुए, 12 करोड़ वाइफ के हुए, 12-12 करोड़ दोनों बेटियों के हुए, और 12 करोड़ बेटे के हुए, ठीक है। अब इनके 12 करोड़ का क्या होगा? क्योंकि इनकी तो मृत्यु हो गई है। फिर आप ये लगाइए फॉर्मूला, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाला। क्लास 1 ईयर को दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने विल नहीं लिखी थी और डेथ इंटरस्टेट हुई थी। तो इसलिए फिर उनकी वाइफ को मिला, उनकी दोनों बेटियों को मिला, और उनके बेटे को मिला, और उनकी मदर को मिला। तो इस चार्ट पे आ जाओ आप, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि इनके पास 12 करोड़ थे। तो इनके 12 करोड़ किन 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 बटे? इनकी मदर के पास बटे, इनकी वाइफ के पास बटे, इनकी दोनों बेटियों के पास और इनके बेटे के पास बटे। यानी कि 5 जनों में इनकी 12 करोड़ गए। तो यानी कि क्या हुआ? 12 करोड़ का 1/5 शेयर हर किसी के पास गया। तो वो कितना होता है? वो होता है 2.4 करोड़। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 12 करोड़ का जो 1/5 पार्ट होता है वो 2.4 करोड़ होता है। वो इनकी प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे, जो 60 करोड़ इनके पास ऑलरेडी थी। तो इनके पास हो गए 62.4 करोड़, ठीक है।
इसी तरीके से इनकी जो वाइफ थी उनके पास पहले 12 करोड़ थे, इसमें 2.4 करोड़ और ऐड कर दो तो ये हो गए 14.4 करोड़। ठीक है, इनकी पहली बेटी के पास थे 12 करोड़, इसमें फिर 2.4 करोड़ ऐड कर दो, 14.4 करोड़। लाइकवाइज दूसरी बेटी के पास भी 14.4 करोड़ और इनके बेटे के पास भी 14.4 करोड़ आ गए। ठीक है, तो अब हम इस चार्ट से देख लेते हैं कि हमारे जो थे वो 60 करोड़ वाले कौन कौन है। देखो 1 2 3 4, 4 लोग हैं 60 करोड़ जिनके पास प्रॉपर्टी है पर पर्सन। ठीक है, और 12 करोड़ किन किन के पास है, चलिए गिने, 1 2 3 4, 4 लोग हैं जिनके पास 12 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि 48 करोड़ ये हो गए, और 60 जो है वो 4 लोगों के पास है तो ये हो गए 240 करोड़। और 2.4 करोड़ किस किस के पास है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, ये हो गए, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएंगे 12 करोड़। इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये आता है 300 करोड़। ये क्यों मैंने आपको बताया, ये बताने के लिए आपको बताया कि आप कैलकुलेट कर सकें कि हमने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की है। हमारा लास्ट में 300 करोड़ आया, यानी कि 300 करोड़ रुपए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिसका कि बंटवारा होना था, वो इस तरीके से हमने किया जिस तरीके से हमारा एक्ट बताता है, और हमारा बिल्कुल ठीक जवाब आया। अब इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उन्होंने यहीं तक बताया था कि जो ये वाला हमने बोला था कि इसको कितने, S1 को कितनी प्रॉपर्टी मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि इनको 1/25 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी मिली। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1/25 ऑफ 300 करोड़ तो वो 12 करोड़ ही आता है। इसका मतलब कि हमने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हम किस तरीके से सबको उनका शेयर देते हैं। को-पार्टनरीज होते हैं जो कि 4 जनरेशंस तक होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हम पार्टीशन करते हैं वो हम पर स्ट्रिप करते हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का पहले पार्टीशन करेंगे, देन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का पार्टीशन होगा, उसके बाद अगर फोर्थ जनरेशन भी है फिर थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन का पार्टीशन होगा। वो किस तरीके से होगा वो भी हमने देख लिया कि वो किस तरीके से होगा। अगर विल लिख के नहीं गया तो नोशनल पार्टीशन होगा। नोशनल पार्टीशन के बाद हम उनका शेयर निकाल लेंगे, और उनका शेयर फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उनका जो पर्टिकुलर अमाउंट का शेयर होगा वो किस तरीके से उनमें उनके बच्चों में डिवाइड होगा, वो होगा क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर, एग्नेट, कॉग्नेट और एस्चीट के हिसाब से। तो आपने देखा कि हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें पार्टीशन किस तरीके से होता है। पर दोस्तों इतनी सारी हमने कहानी देखी कि पार्टीशन किस तरीके से होता है, पर आपने क्या एक चीज पर ध्यान दिया कि जब मिस्टर ए की मृत्यु हुई तो उसकी प्रॉपर्टी रह गई थी 0। जब मिस्टर S1 की मृत्यु हुई तो उनकी प्रॉपर्टी भी हो गई थी 0। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि हम जो भी कुछ कमाते हैं वो सब यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। सिर्फ हमारे साथ होगा हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा जो हम अपने परिवार के साथ रह के निभाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सकुशल रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें और प्रेम पूर्वक रहें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे वीडियोस हम आपको देते रहें। तो इसी के साथ मैं सुप्रभा आपसे विदा लेती हूं और आप देख रहे थे जिंदगी अनकट की, आपकी जानकारी आपकी ताकत।